हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी टेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए असफलता अनियंत्रित, ऑप्शन बी योग्यता सुधार है, ऑप्शन सी योग्यता अटल है और ऑप्शन डी प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कह रहा है अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो कह रहा है असफलता अनियंत्रित, यानी असफलता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। असफलता जो है वो नियंत्रित की जा सकती है अगर हम अच्छे तरीके से कार्य करें, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, उपयुक्त टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करें, तो जो आने वाली असफलता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। योग्यता सुधार है, योग्यता में सुधार किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही है। योग्यता जो है वो क्या है, सुधार है। अगर ऑप्शन सी की बात करें योग्यता अटल है, तो ऐसा भी नहीं है। योग्यता क्या है, वो अटल नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर ऑप्शन डी की बात करें प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी आपका गलत होगा। प्रयास करने से फ़र्क पड़ता है और परिवर्तन होता है। जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अधिक अधिगम हम कर पाएंगे। यानी अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होता है, योग्यता सुधार है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन ए अन्वेषण और संवाद, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा आधारित, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ऑप्शन डी बार बार परीक्षाएं। तो अगर बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, यानी किस तरीके से हम अपनी संकल्पना को बढ़ा सकते हैं, समझ को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद का मतलब होता है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना और संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। तो ये जो है, अगर हम खोज के द्वारा, बातचीत के द्वारा चीज़ें सीखते हैं तो इससे क्या होता है, संकल्पना या समझ विकसित होती है। अगर बात करें ऑप्शन बी की प्रतिस्पर्धा आधारित, तो केवल प्रतिस्पर्धा के द्वारा जो है संकल्पना नहीं बढ़ेगी, केवल हम लोग जो है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगेंगे। अगर बात करें ऑप्शन सी की पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो यहाँ कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही हम केंद्रित रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी बाह्य जीवन से भी संबंधित चीज़ों को हम सीखते हैं। बार बार परीक्षाएं, तो बार बार परीक्षाएं कराने से भी क्या होगा, विद्यार्थियों में जो संकल्पनात्मक समझ है उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, वो केवल रटने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ए अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तब? ऑप्शन ए विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, ऑप्शन बी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ऑप्शन सी वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो और ऑप्शन डी अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो बच्चों को सीखने में यदि कठिनाई आती है तब क्या करना चाहिए, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कह रहा है यहाँ विषय वस्तु को कई सारे रूपों में प्रस्तुत करना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं। विषय वस्तु को कई सारे रूपों में प्रस्तुत करने से क्या होगा कि जो कठिनता आ रही है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर बात करें विषय वस्तु सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने से थोड़ा बच्चे जो है वो सहजता महसूस करेंगे और एक एक करके सीखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो जाता है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने की बात करेंगे, तो आंतरिक रूप से प्रेरित होकर वो सीखने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन आने वाली कठिनता को वो दूर नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। और अगर सामाजिक संदर्भ में बात करें, तो सामाजिक संदर्भ में क्या होगा, वो केवल सामाजिक पहलुओं को ही सीखेंगे, लेकिन कठिनाई में उनके कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए अगर बच्चों को सीखने में कठिनाई आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करके सूचनाएं देनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, ऑप्शन बी उत्तेजना उच्च भय, ऑप्शन सी है निम्न उत्तेजना उच्च भय, ऑप्शन डी है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तो कह रहा है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है?
किस अवस्था में हम जो है सर्वोत्तम अधिगम कर पाएंगे या अधिक से अधिक अधिगम कर पाएंगे, तो ऑप्शन डी सही होता है। यदि हमारी उत्तेजना संतुलित है और कोई भय नहीं है तो अधिगम सर्वोत्तम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन ए बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ऑप्शन बी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, ऑप्शन सी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऑप्शन डी बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ कह रहा है अधिगम का संरचनात्मक विचार क्या सुझाव देता है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पर निर्भर रहते हैं या पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बात करें बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चे ही जो है सक्रिय भूमिका के द्वारा जो है संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका के द्वारा सीखते हैं। अगर ऑप्शन सी की बात करें केवल वयस्कों से सीखते हैं, तो ये भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की को भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। साइना जो है वो स्वयं से बात कर रही है और ये सोच रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है, यानी वो जो कार्य कर रही है उसकी किस प्रकार प्रगति हो। तो लेव वाइगोस्की ने जो भाषा और चिंतन से संबंधित नियम दिया है, तो उनके अनुसार जो व्यक्तिगत वाक होता है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विकार को, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता को, ऑप्शन सी स्वनियमन को और ऑप्शन डी है आत्मकेंद्रिता को। तो व्यक्तिगत वाक जो है ये आपका क्या दर्शाता है। व्यक्तिगत वाक की अगर बात करें यहाँ पे, तो वह स्वनियमन को प्रदर्शित करता है। स्वनियमन मतलब स्वयं से नियम बनाना जिसके द्वारा हम आगे अपने कार्यों को कर सकें, यानी ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को नामांकित करना, ऑप्शन सी योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना और ऑप्शन डी आपका है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो मूल्यांकन का क्या लक्ष्य होता है। अगर पहले लक्ष्य की बात करें पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तो बिल्कुल भी नहीं, ये मूल्यांकन का जो है लक्ष्य नहीं होता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को नामांकित करना, तो नामांकित करना भी मूल्यांकन का लक्ष्य नहीं है। अगर बात करें ऑप्शन सी की विद्यार्थियों की ज़रूरतों, ऑप्शन डी की अगर बात करें विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, तो ये आपका सबसे जो है सही ऑप्शन है कि मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि हम विद्यार्थियों की ज़रूरतें और उनके आवश्यकताओं को पहचान सकें और उन पर सुधार ला सकें, जिससे वो अच्छे से अधिगम कर सकें। यानी आपका ऑप्शन डी विद्यार्थियों की ज़रूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना सही होता है, यही मूल्यांकन का लक्ष्य है। अगला प्रश्न। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ऑप्शन बी केवल आनुवांशिकता पर, ऑप्शन सी केवल पर्यावरण पर और ऑप्शन डी ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो यहाँ बात कर रहा है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किसके द्वारा प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसका आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पे। बच्चों के जो विकास है वो आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और जो आपका पर्यावरण यानी वातावरण जो है उसकी पारस्परिक जो क्रिया होती है उस पर बच्चे का विकास डिपेंड करता है। जिस प्रकार के वो पर्यावरण या जिस प्रकार के माहौल में रहेगा वैसा ही उसका विकास प्रभावित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है,
ऑप्शन सी लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है और ऑप्शन डी है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो अगर बात करें यहाँ सेंटेंस में क्या दिया गया है कि चोट लगने पर रोहन रोने लगता है और रोहन के पिताजी कहते हैं लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। तो ये जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशाली कक्षा में क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन बी है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए और ऑप्शन डी है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो एक प्रगतिशाली कक्षा की अगर बात करें तो प्रगतिशाली कक्षा में अगर हम उनको केवल अंकों के आधार पर नामांकित करते हैं विद्यार्थियों को, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर अध्यापक के द्वारा केवल अटल पाठ्यक्रम का पालन किया जा रहा तो ये भी आपका नहीं होगा। इसके अलावा उसे पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बाह्य जीवन से संबंधित क्रियाकलाप भी कराने चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तो केवल प्रतिस्पर्धा पर भी बल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका जो डी है वो सबसे सही है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जब भी अवसर या मौके देने की बात करेगा तो वो प्रगतिशाली कक्षा का सबसे बेस्ट उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन ए अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ऑप्शन बी बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित करेगी। ऑप्शन सी है अधिगम के लिए ढांचा एवं आधारभूत संरचना का काम करेगी और ऑप्शन डी है छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। तो अगर बात करें कोई जो है एक गतिविधि है जिसके दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका क्या कहती है, उनको इशारे देती है क्या, क्यों, कैसे। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार इस योजना को हम क्या कह सकते हैं। तो लेव वाइगोस्की ने इसे जो है बोला है अधिगम के लिए ढांचा या आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी उन्हें पाड़ प्रदान किया जा रहा है, उनको हेल्प दी जा रही है जिससे वे अपने कार्य को जो आने वाली कठिनाइयां हैं उनको सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। ऑप्शन बी विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन सी है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। ऑप्शन डी है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो यहाँ कह रहा सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसका आपका उत्तर सही हो जाएगा विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, यानी ऑप्शन बी। विद्यालय जो होता है वो सामाजिकरण का द्वितीयक कारक होता है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि बच्चा परिवार से ही सामाजिकरण की अवधारणा को ग्रहण करता है, समाज में संबंधों को जान पाता है, सामाजिक जो उसके उत्तरदायित्व हैं उनको समझ पाता है और जब वह विद्यालय जाता है तो वहाँ पर भी वो सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। तो इसलिए परिवार से वो पहले सीखता है, इसलिए परिवार प्राथमिक कारक होगा। उसके बाद जो है वो विद्यालय से सीखता है सामाजिकरण की अवधारणा, इसलिए सामाजिकरण जो है वो विद्यालय सामाजिकरण की द्वितीयक कारक हो जाएगा। सामाजिकरण विकास का सिद्धांत लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती। ऑप्शन बी बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। ऑप्शन सी एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ऑप्शन डी है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले जान लेते हैं किसने दिया। यह हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था
गार्डनर ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 8 प्रकार की लगभग बुद्धि पाई जाती है, जिसमें संगीतमय बुद्धि, गणितीय गणना से संबंधित बुद्धि, यानी अलग अलग प्रकार से वो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। इसलिए इनके सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं, नैतिक विकास के फिर भरना है चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन बी प्रथापूर्व, ऑप्शन सी प्रथागत और ऑप्शन डी उत्तर प्रथागत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया था। इसमें इन्होंने नैतिक विकास की कई चरणों को डिफाइन किया है। इसमें से कह रहा है यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई इसलिए कार्य करता है कि ताकि उसे जो है दूसरे स्वीकृत देते हैं, तो यह किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो इसका मतलब कहना है कि समाज में हम वो काम किसी कार्य को इसलिए करते हैं क्योंकि समाज उसकी स्वीकृत देता है। तो यानी ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये प्रथागत के अंतर्गत आएगा। जैसी प्रथा है उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विकास बहुआयामी होता है, ऑप्शन बी विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ऑप्शन सी है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ऑप्शन डी है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। तो यहाँ कह रहा है विकास के लिए कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विकास बहुआयामी है। अगर बात करें ऑप्शन बी की कि सभी संस्कृतियों में समान रूप से विकास होता, तो बिल्कुल भी नहीं, संस्कृतियाँ बदलेंगी तो विकास की दर भी बदलेगी। अगर बात करें केवल विद्यालय में होता है तो बिल्कुल भी नहीं, परिवार समाज में भी होता है। केवल बाल्यावस्था में होता तो ये भी नहीं, क्योंकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ऑप्शन सी ए जो है आपका सही होगा, विकास बहुआयामी है। अगला प्रश्न। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए संतुलीकरण, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उपकरणों, ऑप्शन सी गुणारोपण और ऑप्शन डी अप्रेरणा। तो लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वो किस पे जो है अधिगम की प्रक्रिया में किस पे महत्व देता है, तो सांस्कृतिक उपकरणों पे महत्व देता है। अगला प्रश्न। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें पूछा जा रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में का मुख्य गुण क्या होता है, विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन ए संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन बी अमूर्त सोच का विकास, ऑप्शन सी विचार या सोच में केंद्रीकरण और ऑप्शन डी परिकल्पित निगमनात्मक सोच। तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था तो उसके अनुसार जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, उसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से अधिक होती है। तो अगर बात करें जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष की है, तो इसमें जो विकास होता है वो विचार या सोच में केंद्रीकृत होता है, यानी ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए स्कीमा या मनोबंध, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक उपकरण, ऑप्शन सी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन डी विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है तो उसमें जो संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं उनको किस रूप में वर्णित करते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्कीमा या मनोबद्ध। स्कीमा का मतलब होता है कि किसी भी सूचना का अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लेना, एक चित्र बना लेना। जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसने सर्वप्रथम कुत्ते को देखा पहली बार, तो उसको बताया गया यह कुत्ता है, तो उसने अपने दिमाग में एक स्कीमा या स्ट्रक्चर बना लिया कि कुत्ते के 2 कान है, पूँछ है एक और आँखें हैं। इस तरीके से उसने एक पिक्चर डेवलप कर ली, तो इसी को स्कीमा नाम दिया जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन ए छात्र जिसका अशक्त शरीर है,
ऑप्शन बी मंदित छात्र, ऑप्शन सी विकलांग छात्र, ऑप्शन डी छात्र जिसे शरीर दिव्यांगता है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 आया था, इसमें लगभग 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई थीं। इसके अनुसार हम विकलांग जो होते हैं या फिजिकल हैंडीकैप, उसके लिए क्या सही शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो शरीर छात्र जिसे शरीर दिव्यांगता है, ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, ऑप्शन बी सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ऑप्शन सी अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त और ऑप्शन डी मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। तो जन्म से किशोरावस्था तक विकास किस क्रम में होता है? इसका ऑप्शन बी सही होता है, सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। मतलब सांवेदिक का अर्थ होता है कि वो इंद्रियों संवेदों के द्वारा सीखता है। मूर्त का मतलब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह डायरेक्ट जो चीज़ें हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन या सूचना को डायरेक्ट जो है ग्रहण करता है, जैसे कि तैसा उसको स्वीकार कर लेता है। और अमूर्त का मतलब है किसी भी सूचना पर वो तर्क विचार करना स्टार्ट कर दे। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चा जो है वो सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त तरीके से सीखता है, यानी ऑप्शन बी जो इसका है सही होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने CDP के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते रहेंगे। तो आप सभी लोग अपने एजुकेशन वायर LMP चैनल पर बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।